हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में सोशियोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यानी हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 7 मार्च 2024 को आपका बोर्ड एग्जाम में यही सारे प्रश्न आएगा। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको फ्री पीडीएफ भी देने वाले हैं। जो ये फ्री में पीडीएफ है, ऐसा आपको यूट्यूब पर पूरे कहीं नहीं मिलेगा जो आपको फ्री में पीडीएफ भी दे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये सब्जेक्ट, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा जो कॉपी की शुरुआत होती है आपकी, वो जो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में सोशियोलॉजी के या कोई भी सब्जेक्ट रख लीजिए, वहाँ पर आपका सोशियोलॉजी में या कोई भी सब्जेक्ट हो बहुविकल्पीय से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस समाज शास्त्री ने लिखा है कि समाज शास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियाँ एवं संबंधों को प्रदर्शित करने में क्या है, मदद करता है। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद में ही आंसर को दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं करते क्या है गलती। हमारे पास लास्ट में यानी पिछले साल का जो पेपर हुआ था, कमेंट आया था काफ़ी बच्चे का कि सर हमारा यही गलत हो गया। तो काफ़ी स्टूडेंट जो पहले क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, उसका आंसर देने में लग जाते हैं, क्या है फिर वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया इनका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। सी राइट एवं मिल्स हो जाएगा, जो कि ये किस समाजशास्त्री ने कहा है कि जैसा कि आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर में। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से होती है, ये कथन किसका है। यानी ये सोशियोलॉजी का वीडियो है। काफ़ी स्टूडेंट के इस वीडियो के लिए डिमांड था, तो आज का वीडियो आप ही लोगों के लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें बताए गए जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, किसी का भी उत्तर आप लोगों को गलत लग रहा है, क्या है उसका आंसर या उत्तर मैं गलत बता रहा हूँ, तो इसको क्या करनी, आप इंस्टाग्राम पर आइए, इस वीडियो का लिंक हमारे साथ भेजिए और ये बताइए कि सर ये प्रश्न का उत्तर जो है या ऑप्शन हमें गलत लग रहा है, उसको रिसर्च करके हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से आपका सी हो जाएगा, माल्थस हो जाएंगे, जो कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से होती है, ये इन्हों का कथन है। उसके बाद में देखिए सारे क्वेश्चंस को बताएंगे और जो आपकी तैयारी है सोशियोलॉजी की ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। हमने ऑलरेडी कॉपी वाला वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखे, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी। तो जो जनसंख्या नीति की जो घोषणा हुई थी स्टूडेंट, वो आपका वर्ष 1952 में हुई थी। तो तीसरे का आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा नंबर, युवा गृह नामक संस्था निम्न में से किन जातियों में पाई जाती है। यानी जो युवा गृह नामक संस्था है ये किन जातियों में पाई जाती है, आपके ऑप्शंस में देखिए। ऐसे ही आपके 4 ऑप्शंस बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ए है आपका ब्राह्मणों में, बी है आपका क्षत्रियों में, सी जनजातियों में, या डी वैश्यों में। तो जो युवा गृह नामक संस्था जो जातियाँ पाई जाती है स्टूडेंट, इनमें से आपका सी हो जाएगा, जनजातियों में ये क्या है संस्था पाई जाती है। समझ में आ गया। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार किए हैं, तो ये क्वेश्चंस को आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। यानी हमारे बताने से पहले आप हमारे स्टूडेंट हमारे रेगुलर वीडियोज़ को देखते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे बताने से पहले इसका आंसर आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। लास्ट में जब वीडियो को क्या है हम क्लोज करेंगे, तो वहाँ पर आप उसको कॉमेंट में बता दीजिए कि सर हमारा इतने में से इतना सही गया। इसी प्रकार से हम आप लोगों की क्या है सोशियोलॉजी की तैयारी कराएंगे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, इसीलिए हम जो है तैयारी आपकी हार्ड कराना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसका आंसर आप तुरंत लिख दें, वहाँ पर हिचकिचाना आपको ना पड़े। समझ में आ गया। तो चौथा जो प्रश्न था इसका भी आंसर हमने दे दिया है। पांचवा देखिए क्या है, जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है। 40%, 60%, 75 या 85। पांचवा है, इनमें से आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए सोशियोलॉजी के हिसाब से हमें यहाँ पर बताना है और जितना ऑप्शंस पूछा गया उसी में से बताना है, बाहरी कोई भी नहीं बताना है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए भारत में आर्थिक रूपांतरण कब से आरंभ हुआ। यानी जो भारत में आर्थिक रूपांतरण है ये कब से आरंभ हुआ था। ए आपका उपनिवेशवाद के साथ, बी आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ,
सी प्रथम विश्व युद्ध के साथ या डी उदारीकरण के साथ। तो जो आपका 6 नंबर है इनमें से आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी क्या हो जाएगा उपनिवेशवाद के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 7वां नंबर, अनुसूचित जातियों वे समूह हैं जिनका एक विशेष, यहाँ पर पहले प्रश्न को आप पढ़िए, हमारे साथ में पढ़िए स्टूडेंट, कि अनुसूचित जातियां वह समूह है जिनका एक विशेष नाम एक विशेष समय पर लागू अनुसूचित जाति क्रम के अंतर्गत आता है। ये कथन किसका है? ए आपका घुरिये हो जाएंगे, बी मजूमदार, सी मोरे, या इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों में से कोई नहीं। तो जो 7वां क्वेश्चन है इनमें से आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट, घुरिये हो जाएंगे, जो कि ये कथन कहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को आप वीडियो को रोक कर भी प्रश्न पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए क्या है समझना इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट जो 8वां क्वेश्चन है इनमें से आपका बी हो जाएगा, बीपी मंडल हो जाएंगे, जो कि भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष यही थे। समझ में आ गया? देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिसर्च से ये सारे क्वेश्चंस को लाया गया है। और प्लीज़ आप लोगों से स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि क्या कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो आपके साथ में पढ़ रहे हो, आपके फ्रेंड हो, भाई है, बहन है, कोई भी हो, उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में है? पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, या दक्षिण में है? तो इनमें से डी हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, जो कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो दक्षिण की ओर है। 10 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया? जो भारतीय संविधान है हमारा, इसको क्या जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है ये जोड़ा गया था, किस सन में जोड़ा गया था ये आपको बताना है। ए आपका वर्ष 1949 में, बी वर्ष 1950 में, सी वर्ष 1976 में, या डी वर्ष 2014 में। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट इनमें से आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट, इनमें से किसी का भी आपको विकल्प गलत लग रहा है या मैं गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग इसको क्या कीजिए, मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, नहीं तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। समझ में आ गया? मैसेज कीजिएगा वीडियो के साथ में कि सर इस वीडियो में ये प्रश्न आपका विकल्प हमें गलत लग रहा है, इसको हमें संतुष्ट करके आप दीजिए, हम आपको बताएंगे, या गलत है तो वो भी बताएंगे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका बुक होता है या क्वेश्चन बैंक होता है उसमें जो ऑप्शंस है वो गलत दे दिया जाता है, फिर उसको हमें रिसर्च करना पड़ता है, गूगल पर काफ़ी सारी जगहों पर रिसर्च करना पड़ता है, फिर आपके सामने लेकर आते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है, जो जगह होते हैं जैसे गूगल होगा, यूट्यूब होगा, तो वहाँ पर भी कभी कभी गलत दिखा दिया जाता है। समझ में आ गया? तो एक प्रकार से इसमें क्या है, आपका एक एक नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक नंबर, तो आपका एक एक नंबर बचे, इसीलिए मैं सारी चीज़ें कह रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उद्देश्य या कार्यों के आधार पर साक्षरताकार को कितने प्रकार में बांटा गया है? जो उद्देश्य या कार्य है इसके आधार पर जो साक्षरताकार है ये कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, यहाँ पर देख सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, प्रक्षेपण विधि को निम्न में से किस एक प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है? जो आपका प्रक्षेपण विधि है निम्न में से किस एक प्रवृत्ति के नाम से नहीं जाना जाता है? यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, नहीं जाना जाता है। काफ़ी स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था तो वहाँ पर क्या है, जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने दूसरे बार जब पढ़ा पर तो क्या है, यहाँ पर नहीं आया। तो यही स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ लिया। देखिए 12 नंबर कि प्रक्षेपण विधि को निम्न में से किस एक प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। अब आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ पर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरा पहले प्रश्न को पढ़िए, दोबारा पढ़ लीजिए, कोई वो नहीं है कि आप एक ही बार पढ़ेंगे तभी होगा सफल। दूसरी बार पढ़ लीजिए और एक नंबर अपना बचा लीजिए। तो जो 12 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका बी हो जाएगा, पर फिर क्या है, परीक्षण हो जाएगा 12 नंबर का करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर देखिए कौन सा या से पेशेवर मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है या आते हैं? डॉक्टर, वकील, शिक्षक, या ये सभी? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इनमें से डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। और आप स्टूडेंट वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, मैं जल्दी बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग रोक कर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप समझ जाएंगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 14 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से गुजरने वाला समाज जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित, यहाँ पर देखिए ये ना है, रूपांतरित होकर नगरीय देश बना है, वो है कौन सा देश है? फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, या चीन है?
बताइए स्टूडेंट, आपको पता है? नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। अंजुमन ए ख्वातीन, यहाँ पर देखिए अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपको बताना है कि अंजुमन ए ख्वातीन जो इस्लाम स्थापना है ये हुई थी किस सन में हुई थी? यहाँ पर वर्ष 1910 में हुई थी, या वर्ष 1914 में, वर्ष 1918 में, या वर्ष 1900 क्या है 1875 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इनमें से आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट? वर्ष 1914 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है क्या है? औद्योगिकरण है, पश्चिमीकरण है, नगरीकरण है, ये सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से आपका बी हो जाएगा, पश्चिमीकरण हो जाएगा। लेकिन इसको हमने गूगल पर सर्च किया था स्टूडेंट, तो वहाँ पर औद्योगिकरण बता रहा था। तो आपके हिसाब से कब जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइएगा हमें कमेंट पे। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर फिलहाल बुक के हिसाब से पश्चिमीकरण बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? जो आपका ग्राम पंचायत है इसका जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है? देखिए पहले के समय क्या होता था, सरपंच होते थे। तो अब के समय कौन होता है भैया? ग्राम प्रधान होता है। समझ में आ गया? तो ग्राम प्रधान, जैसा कि पहले के समय ग्राम प्रधान, तो अब आप लोग जानते ही होंगे जो न्याय दिलाता है, सेम उसी प्रकार से पहले सरपंच होते थे। तो वही कन्वर्ट होकर अब नई पीढ़ी है, जैसे कहा गया जो पास्ट में हो चुका है, जैसे पास्ट में आपका सरपंच होता था, तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल रही है। समझ में आ गया स्टूडेंट? पहले क्या होता था, मोबाइल होता थे, छोटी मोबाइल होती थी, अब टच वाली आने लगी है। पहले क्या होता था, सारी चीज़ें, पहले जो आपका फ़ोन होता था वो दूसरे टाइप के होता था, अब नए नए फ़ोन आने लगे हैं। तो धीरे धीरे जो सारी चीज़ें बदल रही है। तो जो 17 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है कौन होता है, तो इनमें से आपका जो हो जाएगा ग्राम प्रधान हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भूमि स्वामित्व के विभाजन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी जो भूमि स्वामित्व है इसका जो विभाजन के लिए ये शब्द का प्रयोग गया है, कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। ए आपका भूमि संरचना, बी कृषि संरचना, सी काश्तकार संरचना, या डी माल गुजार संरचना। तो 18 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका बी हो जाएगा, कृषि संरचना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी 18 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन कि विश्व स्तर पर, देखिए विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? विश्व स्तर की यहाँ पर बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर बताइए। ए आपका नॉर्मन बहलोल, नॉर्मन बोरलाग, एस.एम. स्वामीनाथन, मनमोहन सिंह। इनमें से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नॉर्मन बोरलाग हो जाएंगे, जो कि 19 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा है कि औद्योगिकरण व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रक्रिया है? यानी यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए कि किसने कहा, यानी कोई एक जो है सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा है कि औद्योगिकरण, यहाँ पर क्या है, औद्योगिकरण व्यवहारिक विज्ञान का प्रयोग द्वारा, व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकी विकास की एक क्या है प्रक्रिया है। मूर ने कहा है, टेलर ने कहा है, या फेयरचाइल्ड, या रॉबर्टसन, किसने कहा है बताइए स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका, फेयरचाइल्ड हो जाएंगे, जो कि इन्होंने ही कहा है ये सारी चीज़ें। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे तो आपकी तैयारी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछा जाता है किसी को नहीं पता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? जितना ज़्यादा तैयार करेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी स्टूडेंट जो है सोचते हैं कि अब ये वाला जो है क्वेश्चंस को हम स्किप कर दें, यानी छोड़ दें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, एक नंबर क्या होता है आपके बोर्ड को डिसाइड कर सकता है कि आगे आप क्या करेंगे, आगे आप टॉपर बनेंगे, आगे आप फेल होंगे, कि आगे आप फर्स्ट डिवीजन से रह जाएंगे। तो एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर को आप बचाइए और एक नंबर को यूज में लाइए। समझ में आ गया स्टूडेंट? सारे क्वेश्चंस को कीजिए, छोड़िए किसी को भी नहीं, जैसा कि हमने कॉपी वाली वीडियो में बताया है, आप जाकर देख लीजिएगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कोको कोला का विज्ञापन बजट लगभग कितना है? यानी जो एड से रेवेन्यू होती है, जो एड चलाए जाते हैं, इसका जो विज्ञापन बजट है ये कितना है? ए आपका है जो लगभग 250 करोड़, बी लगभग 300 करोड़,
सी लगभग 400 करोड़, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बुक के हिसाब से बात की जाए तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। लगभग यहाँ पर बात हो रही है यानी ऑलमोस्ट, यानी आपका 400, क्या है 400 करोड़। समझ में आ गया स्टूडेंट, 400 करोड़ क्या है कोको कोला का विज्ञापन बजट बताया जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, समाजशास्त्र जिसको क्या है समाजशास्त्र भूमंडलीकरण निम्न में से किसका अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है ये आपको बताना है। जो समाजशास्त्र है तो यहाँ पर देखिए ए आपका व्यक्तिगत एवं समाज, बी सूक्ष्म एवं स्थूल, सी है आपका ए वी दोनों, यानी ए वाला और बी वाला करेक्ट आंसर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 22 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत एवं समाज और सूक्ष्म एवं स्थूल हो जाएगा, जो कि समाजशास्त्र भूमंडलीकरण निम्न में से क्या है ये दोनों का अध्ययन करता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण काल में रेशम मार्ग भारत को किन स्थानों से जोड़ता है। यानी जो कुषाण काल है इसमें जो रेशम मार्ग है भारत को किन स्थानों से जोड़ता है, इनके बारे में बताना है। तो इनमें से ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएंगे, यानी फ्रांस भी हो जाएगा, मिस्र भी हो जाएगा, चीन भी हो जाएगा, जो कि कुषाण काल में रेशम मार्ग भारत को इन स्थानों से जोड़ता है। समझ में आ गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, परेल और गिरगांव की कपड़ा मिलों के पास कितने थिएटर थे। यहाँ पर देखिए पहले आप प्रश्न को पढ़िए कि जो परेल और गिरगांव की कपड़ा मिलें हैं या मिलों के पास कितने थिएटर थे, 40 थे, 30 थे, 20 थे या 10 थे। इनमें से आपका 30 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका पीडीएफ के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे मिलेगा। वीडियो के जो है आपका पीडीएफ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो लिखना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है पीडीएफ के लिए या कुछ भी समझ लीजिए, आपको क्या है वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमने बार बार बताया। एक बार क्या है हमारा फ्रेंड भी था तो उसको भी कम आता था पढ़ने में, यानी को जो लिखने में भी और पढ़ने में कम आता था। तो मैंने भी क्या तैयारी जो है करके गया था, मैं तैयारी अच्छे से मैं करके गया था, और क्या है पूरा कंप्लीट किसी को नहीं आता। मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि बोर्ड एग्जाम में जो होता है पूरा कंप्लीट किसी को भी नहीं प्रश्न का उत्तर पड़ता है, बस उसको तरीका आना चाहिए कि किस तरह से लिखना है, क्वेश्चंस के आंसर को किस तरह से कॉपी में लिखना है, और क्या बनाकर किस तरह से लिखना है। यानी जब आप बनाकर लिखे जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर सटीक किसी को नहीं पता है, वो पढ़ा था उस चैप्टर का है क्वेश्चन, ये आपको पता है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, एक बार याद नहीं हो रहा था, तो वो आप बनाकर भी अपने शब्दों में जब आप लिख देंगे तो वहाँ पर एग्जामिनर जैसे कि 5 नंबर का है तो 4 नंबर तो आपका कन्फर्म है, ये गारंटी है। और जहाँ वहाँ पर आप छोड़ देंगे 5 नंबर वाला प्रश्न तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लिखेंगे तो 4 या 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो समझ में आ गया स्टूडेंट। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस वर्ष जोहान गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम मास मीडिया का प्रयोग किया था। क्या है किस वर्ष जो जोहान गुटेनबर्ग है, ये क्या है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम मास मीडिया का प्रयोग किया था। ए आपका 1430 ईस्वी में, बी 1440 ईस्वी, सी 1450 ईस्वी, या डी 1460 ईस्वी। तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1440 ईस्वी हो जाएगा स्टूडेंट राइट आंसर। लेकिन इसको गूगल पर भी हमने सर्च किया था तो यहाँ पर जो ए राइट आंसर बता रहा था स्टूडेंट 1430 बता रहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, किसी को पता है तो पूरा डिटेल के साथ में हमें बताइए जा, क्योंकि हमें संतुष्टि चाहिए। समझ में आ गया। जैसा कि हम आप लोगों को कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो इंस्टाग्राम पर उस वीडियो के साथ आ जाइएगा, हम आपको संतुष्ट करके बताएंगे, या गलत होगा तो आप अपनी गलती भी मानेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं की जाती। हम जितना ज़्यादा सोचते हैं कि आपका एक एक नंबर बचे। समझ में आ गया। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, द पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाश सर्वप्रथम किस शहर में किया गया। कोलकाता में, इलाहाबाद में, मद्रास में, या लाहौर में। 26 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा, जो कि 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए सारे क्वेश्चंस को हम आपके करा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है स्टूडेंट, लेकिन वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत है और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको, हमारा एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं।
27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दिनतंती किस भाषा का समाचार पत्र था। जो दिनतंती है ये किस भाषा का समाचार पत्र था, तो वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का आपका बी हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। समझ में आ गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सामाजिक आंदोलन की गतिविधियां प्रायः होती हैं। ए आपका राज्य के सम्मान, या बी राज्य के विरुद्ध, सी ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 28 नंबर क्वेश्चन है इनमें से आपका बी हो जाएगा, राज्य के विरुद्ध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो 28 का बी राइट आंसर है। देखिए ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ला रहा हूँ उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। और आपके क्वेश्चन बैंक लिया है, चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने लिया है, तो उसमें से भी क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए। ज़्यादातर आप मॉडल पेपर को हल कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और एक प्रकार से आपको अनुभव भी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आता है। तो हमने मॉडल पेपर भी अपलोड कर देता हूँ, और आपकी बुक या क्वेश्चन बैंक के पीछे 2-3 मॉडल पेपर दिए होते हैं, तो उसको भी आप सॉल्व कीजिए। एक प्रकार से उससे अनुभव होगा। और 30 से 40 नंबर आप स्टूडेंट, मेरी गारंटी है कि 30 से 40 नंबर जो है आप मॉडल पेपर के थ्रू प्राप्त कर लेंगे। बाकी जो 70% आपके क्वेश्चंस बचते हैं वो हम आपको तैयार करा देंगे। सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, ताकि आपका जो है 95+ का टारगेट अचीव हो पाए। समझ में आ गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण किस प्रकार की प्रक्रिया के उदाहरण है। यानी जो पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण है ये किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 29 का ए हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अश्वेत शक्ति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। यानी जो आपका 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जो अश्वेत शक्ति आंदोलन है ये किसके द्वारा चलाया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट। इन्हीं में से कोई एक ने द्वारा चलाया गया था, तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा स्टूडेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं बेलकम हो जाएंगे, जो कि इन्होंने ही ये आंदोलन को क्या है चलाया था। समझ में आ गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चंस को हम समझेंगे, सारे को हम आंसर बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट इसका टेस्ट दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है टेस्ट देते रहिएगा, ईमानदारी से दीजिएगा। ये नहीं कि हम जो बता रहे हैं उसी को आप छाप दीजिए, छापना नहीं, अपने हिसाब से बताइए। जो नहीं आता वो भी बताइए, कोई डरने की कोई बात नहीं है। जो नहीं आपको आता है उसको भी आपको बताना है, क्योंकि एक प्रकार से जो ईमानदारी नाम की चीज़ होती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप पेपर देने जाएंगे तो आप अकेले जाएंगी, आपकी पूरी फैमिली नहीं जाएगी, आपकी कोई दोस्त नहीं जाएंगे। दोस्त जाएंगे जो आपके क्लास में पढ़ते हैं। समझ में आ गया। बाहरी कोई दोस्त आपका पेपर नहीं देने जाएगा। तो ईमानदारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और एक प्रकार से जो प्रश्न आपको नहीं आता है हम उसकी तैयारी आप लोगों को कराएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय महिला एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। यानी जो भारतीय महिला एसोसिएशन है इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। आपके पास चार विकल्प है, इन्हीं के थ्रू बताना है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वर्ष 1971 हो जाएगा। 1900 क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, वर्ष 1971 हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन जो इसका आंसर क्या गूगल पर बता रहा था वो 1944 बता रहा था स्टूडेंट। बहुत सारे एसोसिएशन की स्थापना हर साल या 10 साल 12 साल के बाद में होती रहती है, लेकिन जो किताब की भाषा के हिसाब से ये है। आपके हिसाब से 31 नंबर का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का विकल्प क्या होना चाहिए वो हमें जरूर बताइएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। जो स्वतंत्र भारत है हमारा 1947 में क्या है हमारा जो है भारत देश आज़ाद हुआ था। याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी ये कब हुई थी, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 1951 हो जाएगा, जो कि पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, जो हमारा 2011 का जनगणना हुआ था, इसके अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात, ब्रैकेट में देखिए स्टूडेंट, जितने भी प्यारे स्टूडेंट है हमारे जियोग्राफी के स्टूडेंट, देखिए सोशियोलॉजी भी लिए हुए हैं और जियोग्राफी भी उनका सब्जेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का यानी जो 33 नंबर आपका क्वेश्चन है इसका आंसर उनको भली भांत आता होगा। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात, ब्रैकेट में देखिए समझिए कि स्त्रियों प्रति 1000 पुरुषों थी, यानी 1000 जो है पुरुष पर कितनी स्त्रियां थी। ए आपका 1000 पुरुष पर 920 स्त्रियां, 1000 पुरुष पर 930, 1000 पुरुष पर 940 या 1000 पुरुष पर 950।
33 नंबर जो क्वेश्चन है इनमें से आपका सी हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 1000 पुरुष को 940 या 943 भी कह सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट, ऑल क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 33 नंबर, कास्ट। यहाँ पर देखिए कास्ट, देखिए कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो हमारा कास्ट शब्द है इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो क्या है? ए आपका वर्ग, बी जाति, सी वर्ग या डी समुदाय। जो कास्ट शब्द है स्टूडेंट इसका आपको रूपांतरण बताना है। तो फिलहाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति से हो जाएगा, क्योंकि कास्ट शब्द आप लोगों ने भी सुना होगा कि आप भैया पूछे नहीं जाते काफ़ी क्या इंटरव्यूज में, या काफ़ी जो हमारे जान पहचान के होते हैं, कोई भी होता है तो वहाँ पर पूछता है भैया कि आप किस कास्ट से हो, आपकी जाति क्या है। तो वही इसका हिंदी रूपांतरण यही होता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 35 नंबर, प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है? यानी जो प्रबल जात है, प्रबल जात हो गया, उसके बाद में एक और जात हो गया, उससे जो सारे रिलेटेड है प्रभु जात, प्रबल जात, जो ये अवधारणा है किन्होंने दिया है इनके बारे में आपको बताना है। तो 35 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। M.N. श्रीनिवास ने इन्हों सारी को दिया है, यानी ये सारी जो अवधारणाएं हैं प्रबल जात, प्रभु जात, ये सारी अवधारणाएं इन्होंने ही दी है, M.N. श्रीनिवास। समझ में आ गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस समाज शास्त्री का मानना है कि लोग जो सामान खरीदते एवं उपभोग करते हैं वो समाज में उनकी परिस्थिति से गहनता से जुड़ा होता है, यानी इनकी जो परिस्थिति है उसी के गहनता से जुड़ा होता है। ए आपका हर्बर्ट स्पेंसर, या बी दुर्खीम, सी मैक्स वेबर या डी कार्ल मार्क्स। कौन कहा है भैया? यहाँ पर आप समझ लीजिए, प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा, जो कि 36 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 37 नंबर, ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष में अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों की क्या है अनुसूचियां तैयार की थी? यानी आप पहले प्रश्न को पढ़िए कि ब्रिटिश भारत सरकार, यहाँ पर पढ़िए कि क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष में अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की, यानी सूचियां भी कह सकते हैं, तैयार की? वर्ष 1927 में, वर्ष 1932 में, वर्ष 1933 में या वर्ष 1935 में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का डी हो जाएगा, वर्ष 1935 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है हमारा 38 नंबर, अन्य पिछड़े, यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या है, क्या है? अशिक्षा है, निर्धनता है, बेरोजगारी है या ये सभी? ये दिमागी क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग क्या है, क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तब भी इसका आंसर आप दे ले जाएंगे। सोचिए और इसका आंसर हमें बताइए कमेंट में। देखिए यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जो अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या है, निर्धनता, बेरोजगारी यानी उनका कोई काम नहीं, अशिक्षा यानी वो कोई भी उनके पास शिक्षा नहीं है, एक प्रकार से अनपढ़ भी कह सकते हैं, निर्धनता यानी धन भी नहीं है, बेरोजगारी यानी उनको कोई काम भी नहीं मिल रहा। तो ये अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या है स्टूडेंट, तो इनमें से आपका डी ये सभी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 39 नंबर, राज्य क्या है? जो राज्य है वो क्या है? व्हाट इज स्टेट? राज्य क्या है? देखिए एक समूह है, एक संस्था है, एक समुदाय है या एक समिति है। यहाँ पर बहुत ही ये भी दिमागी क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि इसके बारे में हमने जो है काफ़ी जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था यानी अति लघु उत्तरीय, उसमें भी इसका आंसर हमने बताया हुआ है। तो जो राज्य है स्टूडेंट वो क्या है? यहाँ पर देखिए राज्य हमारा है एक समिति। समझ में आ गया स्टूडेंट। अगला देखिए 40 नंबर, वर्ष 1953 में किस भाषा के लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? वर्ष 1953 में किस भाषा के लोगों के लिए जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन हुआ? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। बताइए 40 का ए हो जाएगा आपका, तेलुगु हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न हमारा हो गया है 41 नंबर। देखिए स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है, यानी कौन सा जो है एक नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है? ए आपका दूरदर्शन, बी स्वैच्छिक संघ, सी राजनीतिक दल या डी मजूमदार संघ। 41 नंबर जो क्वेश्चन है इनमें से आपका ए हो जाएगा, दूरदर्शन हो जाएगा, जो कि इनमें से क्या है नहीं है। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न को पढ़िए, जैसा कि हमने बताया था आपको,
42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसे नियंत्रित साक्षरताकार कहते हैं, यानी किसे नियंत्रित जो है साक्षरताकार कहते हैं। ए आपका व्यक्तिगत साक्षरताकार, बी सामूहिक साक्षरताकार, सी अनौपचारिक साक्षरताकार या डी औपचारिक साक्षरताकार। देखिए थोड़ा आपको सुनने में जो है ऑप्शंस हमारे मुंह से या हमारी बॉडी से आपको अजीब लग रहा होगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा स्टूडेंट, क्योंकि इस समय जो हमारी प्रॉब्लम हो रही है, गले की कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसकी जो है इलाज हो रहा है हमारे पास। लेकिन आप प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और आप क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। समझ में आ गया? तो देखिए 42 नंबर जो क्वेश्चन है इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, औपचारिक साक्षरताकार हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सामाजिक संगठन में होने वाली परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, ये कथन किसका है? यहाँ पर कहा क्या गया कि जो सामाजिक संगठन है, कोई एक सामाजिक संगठन है, उसमें जो होने वाले परिवर्तन यानी समय समय पर या कुछ समय पर, जैसे कि आज कुछ बदलाव हुए फिर शाम को कुछ बदलाव हो गए, तो समय समय पर जो परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ये कथन किनका है, किस सोशियोलॉजिस्ट का है? किंग्सले डेविस का, मूर का, एडरसन या ईश्वरसन। 43 का आपका ए हो जाएगा, किंग्सले डेविस हो जाएंगे 43 के क्वेश्चंस के राइट आंसर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था, यानी किनके प्रयासों से जो सती प्रथा है इसका अंत हुआ था, ये आपको बताना है। ए आपका राजा राम मोहन राय, बी ज्योतिबा फूले, सी विद्यासागर या डी क्या है रविंद्रनाथ। बताइए किसके प्रयासों से जो सती प्रथा का अंत हुआ था? ए आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर स्टूडेंट। 44 का आपका ए राइट आंसर है। समझ में आ गया? 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्य समाज के संस्थापक थे, कौन थे? यहाँ पर संस्थापक की बात हो रही है स्टूडेंट। तो इनमें से काफ़ी स्टूडेंट ने जो ऑप्शंस को लगाया होगा, इनमें से बी लगाया होगा राजा राम मोहन राय, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट ये गलत है। 45 का आपको जो सही विकल्प हो जाएगा वो आंसर ए हो जाएगा, महेश दयानंद हो जाएंगे, जो कि संस्थापक थे आर्य समाज के। समझ में आ गया? तो 45 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसको भी स्टूडेंट इसका ऑप्शन गलत लग रहा है कॉमेंट में, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर प्लीज़ बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि PDF कैसे मिलेगा। देखिए PDF के लिए आपको करना क्या है, करना आपको कुछ भी नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का और क्या है इंस्टाग्राम पर, दोनों पर जाइए, एक फॉलो कर लीजिए, एक पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं टेलीग्राम पर भी मैं इंपॉर्टेंट PDF को अपलोड कर देता हूँ फ्री में, और इंस्टाग्राम पर आप वीडियो के साथ में स्टूडेंट, देखिए काफ़ी स्टूडेंट वीडियो के साथ में नहीं आते, वैसे ही चले जाते हैं और बोलते हैं कि सर हमें सोशियोलॉजी का क्वेश्चन का दे दीजिए, वीडियो दे दीजिए। तो मैं क्या कहता हूँ आप लोगों को, मैं कहता हूँ कि वीडियो भेजिए, क्या है उसका लिंक भेजिए, लिंक को कॉपी कीजिए शेयर वाले बटन पर जाकर, उसको कॉपी करने के बाद में इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम पर पेस्ट कर दीजिए, वहाँ पर हमें कीजिए कि सर इसका हमें PDF चाहिए, हम आपको तुरंत PDF दे दें, क्योंकि बहुत सारे PDF है वहाँ पर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, फिर इधर का उधर PDF आप लोगों के पास चला जाता है स्टूडेंट। समझ में आ गया? तो उसको क्या है, आपको वीडियो में, जैसा यह वीडियो देख रहे हैं आप, इसका PDF आपको चाहिए, तो इसके वीडियो को क्या कीजिए, आप शेयर कर वाले आइकन पर दीजिए, जिसको भी शेयर करना चाहते हैं उसको शेयर कीजिए, और कॉपी करने के बाद में हमें इंस्टाग्राम पर आइए, पेस्ट कीजिए, और वहाँ पर हमें वो क्या है PDF मांग लीजिए, तुरंत आपको दे देंगे। समझ में आ गया? तो 45 का आपका बी जो है राजा राम मोहन राय गलत है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में उपनिवेशवाद से पहले कौन सी अवधारणा थी? ए आपका आधुनिकीकरण, बी पश्चिमीकरण, सी संस्कृतिकरण या डी पंथ निरपेक्षीकरण। तो इनमें से जो 46 नंबर है, इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृतिकरण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 47 नंबर, भारत में पंचायत राज व्यवस्था कौन सी व्यवस्था लागू है? यानी जो भारत में पंचायत राज व्यवस्था है ये कौन सी व्यवस्था लागू है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, सी त्रिस्तरीय या चतुस्तरीय। तो इनमें से आपका आंसर सी हो जाएगा, 47 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो थोड़ा और लंबा होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस रहे ना, और जो भी क्वेश्चन आए उसमें आपको ढूंढना ना पड़े कि मैं ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखूँ, सोचना ना पड़े, आप तैयार करके रहेंगे और वहाँ पर आप तुरंत लिख देंगे। देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत किया गया था, क्या किया गया था? जमींदारी उन्मूलन,
क्या है, पट्टेदारी का उन्मूलन, और क्या है यहाँ पर हथबंदी का अधिनियम, या ये सभी। तो जो आपका 48 नंबर क्वेश्चन है इनमें से आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें की गई थी जो कि 48 नंबर क्वेश्चन में आप इजीली देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें की गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू हुआ था। यानी जो भारत के विकास के लिए जो मनरेगा कार्यक्रम है, जिसको हम दिहाड़ी वाला भी जो ग्रामीण इलाकों में होते हैं, जो मनरेगा होता है जो कि ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जाता है, वहाँ पर जो मनरेगा से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनके लिए उनके एक प्रकार से उनका दिन होता है कि 100 दिनों के लिए या 50 दिनों के लिए इनको काम करना पड़ेगा। तो भारत में ग्रामीण विकास के लिए जो मनरेगा किस समय लागू हुआ गया या लागू किया गया था, ए आपका 2 जनवरी 2006, बी 2 फरवरी 2006, सी 2 मार्च 2006, या डी 2 अप्रैल 2006। कितने में हुआ था बताइए स्टूडेंट? तो 49 का आपका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 फरवरी 2006 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? औद्योगिक जो क्रांति है ये सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी, इंग्लैंड में, फ्रांस में, या अमेरिका में? तो 50 का डी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, जो कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम यहीं पर हुई थी। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता दिया है, जो कि क्लास 12 क्या है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है क्लास 12। देखिए क्लास 12 सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार के बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, खासकर ये समाज शास्त्र में। तो समझ में आ गया? तो महत्वपूर्ण हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट अभी तक की वीडियो देख रहे हैं और अभी तक जो देख कर आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं? जो समुदाय है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। और 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसका आंसर भी हमें डिटेल में देना होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए समुदाय के बारे में, देखिए समुदाय शब्द लेटिन भाषा के, देखिए कॉम तथा, जो समुदाय शब्द है ये लेटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनस शब्द से बना है, जिसका कॉम का अर्थ क्या है भैया? एक साथ, तथा म्यूनस का अर्थ है सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ है क्या है? एक साथ मिलकर सेवा करना है समुदाय का अर्थ। जैसा कि देख सकते हैं समुदाय, उस समुदाय समिति, समुदाय समिति, संस्था, संगठन, ये सारी जो चीज़ें हैं अलग अलग प्रकार से है। संस्था आप लोगों को पता होगी कि कोई संस्था होती है। समुदाय यानी जो मिलकर होते हैं, एक साथ मिलकर सेवा करना। और समुदाय समिति, समिति जो राज्य स्टेट होते हैं। और एक प्रकार से जो समुदाय समिति संस्था और क्या है, और भी सारी चीज़ें हैं जो उन्हीं से रिलेटेड है। हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर उसका परिभाषा होता है, जैसा कि समुदाय का है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इसमें भी पहले प्रश्न को हमने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दूसरा प्रश्न कि जनसंख्या की आयु संरचना को क्या आशय है? यानी जो जनसंख्या का आयु संरचना है, इससे आपका क्या आशय है? ये सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए क्या है, काफ़ी बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ, काफ़ी बार जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ ये कॉपी में और बुक में भी मिलता है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर नहीं मिलता है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको स्टूडेंट कि इसका आंसर जो है आपको बुक में मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में भी कुछ मिल जाएंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या है बुक से ही तैयारी अब कराने लगा हूँ। क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी कराता हूँ, दोनों से तैयारी कराएंगे तो कोई भी क्या कॉन्सेप्ट जो है छूटा नहीं रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या की आयु संरचना को क्या आशय, तो इसका परिभाषा देखिए। जनसंख्या की आयु संरचना से आशय कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों के अनुपात से, जो व्यक्तियों का अनुपात से है, विकास के स्तरों तथा औसत आयु के स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार आयु संरचनाओं में परिवर्तन होता रहता है। इसी को जनसंख्या की आयु संरचना कहा जाता है। क्या है? इसी को कहा जाता है।
तीसरा प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए तीसरा प्रश्न, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजातियों के नाम बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़े में आपको इसका आंसर नहीं देना है, जितने शब्द में देना है जितना उचित हो। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये नहीं कि इसका आंसर आप 50 शब्दों में जाकर देने लग जाए, क्योंकि भैया आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, एक यही तो है नहीं, आपको अभी 10 नंबर वाली, 8 नंबर वाली, 6 नंबर वाली करने क्वेश्चन। तो सारे को देखिए, सारे को उसको उसी के हिसाब से कीजिए जिस प्रकार से नंबर हो। समझ में आ गया? तो देखिए 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजातियाँ गोल्ड, क्या है देखिए, गोल्ड भील, संथाल, उराव, मीना और बोडो और मुंडा है, जो कि 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजातियाँ हैं। ये जनजातियों को देख सकते हैं। देखिए चौथा नंबर क्या है, उपनिवेश क्या है, उपनिवेश काल से पूर्व भारत में मैनचेस्टर क्या भेजा जाता है। जो उपनिवेश काल से जो पूर्व भारत में मैनचेस्टर है ये भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है ये आपको बताना है। तो उपनिवेश काल से पूर्व भारत से कपास मैनचेस्टर भेजा जाता था तथा वहाँ से कपड़े को क्या परिष्कृत कर उसे पूरा भारतीय बाजार में भेजा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न पूछा था चौथा, कि उपनिवेश काल क्या है, उपनिवेश काल से पूर्व भारत से कपास मैनचेस्टर भेजा जाता था, कैसे भेजा जाता था, तथा वहाँ से कपड़े की परिष्कृत उसे पूरा भारतीय बाजार में भेजा जाता था, जो कि भारत में मैनचेस्टर भेजा जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कपास मैनचेस्टर भेजा जाता था। पांचवा प्रश्न है हमारा कि अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के 2 लक्षण बताइए। जो अन्यथा सक्षम है इनके व्यक्तियों के हमें 2 लक्षण बताना है, जो कि इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख सकते हैं अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के 2 लक्षण इस प्रकार है। ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, यानी कि आप डायरेक्ट ही लिखने चले जाए कि 1 नंबर 2 नंबर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सोशियोलॉजी का जो आपने कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अन्यथा सक्षम के व्यक्तियों के जो 2 लक्षण है, सबसे पहला लक्षण है आपका असक्षम व्यक्ति। क्या है, असक्षम व्यक्ति को सदैव शिकार अथवा पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जो आपका असक्षम व्यक्ति है इसको सदैव शिकार अथवा पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। दूसरा है जब ये मान लिया जाता है कि निर्योग्यता उस क्या है, निर्योग व्यक्ति के प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी है, उसी से ये अन्यथा सक्षम के 2 लक्षण हैं। जैसा कि आप 2 लक्षण के बारे में देख सकते हैं, इसी तरीके से आंसर को लिखना है। समझ में आ गया? देखिए 5वां नंबर प्रश्न है हमारा, 5वां नंबर हो गया, सॉरी 6 नंबर। देखिए जातिवाद क्या है। जो जातिवाद है ये क्या है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए अपनी योग्यता जाति से संबंधित पक्षपात, यानी कोई योग्यता है। जातिवाद जैसा कि हमने बताया था कास्ट शब्द की उत्पत्ति या रूपांतरण यही से हुआ है जातिवाद। सोशियोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें समाज से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट के मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके लिए इजी सब्जेक्ट है, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहता उसके लिए हार्ड सब्जेक्ट लगेगा। अब किस लिए हार्ड सब्जेक्ट लगेगा मैं आपको ये इसलिए बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि पहले इसको जो ये सब्जेक्ट है ये पहले जब हमने 12th का पेपर दिया था तो मुझे भी हार्ड लग रहा था। तो जो मैंने 12th का पेपर दिया था उसको बाद में हमें हार्ड लग रहा था। जैसा कि मैं BA गया और भी सारी जो जब चीज़ें की डिग्रियाँ लेता गया तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो भी ईजी लगने लगी बहुत ही। इसको और जो सारे क्वेश्चंस रहते हैं ये आपके समाज से रिलेटेड रहते हैं, यानी जो आसपास आपके समाज में होते हैं उसी से रिलेटेड आपका समाज शास्त्र बना है। आपको ये रहे कि अब भैया ये हल्का है, यानी कहने का तात्पर्य ईजी भी रहे ना ज़्यादा टफ भी है। क्या है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किताबी भाषा से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जातिवाद क्या है इसके बारे में हमें बताना है आंसर। देखिए अपनी योग्यता जाति से संबंधित पक्षपात एवं ईमानदारी की भावना को जातिवाद कहा जाता है। जैसा कि देख सकते हैं अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानना है जातिवाद। समझ में आ गया? 7वां प्रश्न हमारा औपचारिक साक्षरताकार से आप क्या समझते हैं। कोई औपचारिक साक्षरताकार है, इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए साक्षरताकार का सूचना पद्धति या पद्धता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना है, जिससे उसे अनुसंधान की जो कठिनाइयाँ है इसके के संबंध में सहयोग प्राप्त हो सके। जो हमारा 7वां नंबर प्रश्न है। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने सोशियोलॉजी से स्टूडेंट आपके लिए लेकर आया हूँ ये सारे चुनिंदा प्रश्न हैं। क्या, क्योंकि जो आपका
सोशियोलॉजी है, इसमें कई सारे चैप्टर हैं और चैप्टर के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसी के मैं लेकर आ रहा हूँ, चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। फालतू क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं शामिल किया है, मैं आपको पहले ही बता दूं। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो 7वां जो प्रश्न था इसका भी आप देख सकते हैं कि साक्षात्कार का सूचना पद्धति से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना है जिससे उसे अनुसंधान की कठिनाइयां के संबंध के सहयोग प्राप्त हो सके। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, नगरीकरण कैसी प्रक्रिया है। जो नगरीकरण है ये प्रक्रिया कैसी है इसके बारे में बताना है। आंसर देखिए, नगरीकरण वो प्रक्रिया है जिससे क्या है, जिसके द्वारा किसी भी समाज में उद्योग धंधों के विकास या अन्य किसी कारण के परिणाम स्वरूप नगरों का विकास होता रहता है। नगरीकरण कोई एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या है, जो कोई समाज में जो उद्योग धंधे हैं इनकी विकास या अन्य किसी कारण के परिणाम स्वरूप नगरों का विकास होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ग्रामीण से ही इलाकों से ही जो खेती होती है तो वहाँ पर अनाज उगता है और अनाज जब उगता है तो वो शहरों में जाता है। ये नहीं कि शहर वाले भैया उगाते हैं, शहर में बड़े बड़े लोग होते हैं तो वो सारी खेती करेंगे। खेती कुछ ही परसेंट लोग करते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, जो उनका कार्यभार है, उनका जो जीवन यापन है वो कृषि ही है। कृषि से ही सारी चीज़ें वो उगाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण, अपना ख्याल और अपने सारी चीज़ें हैं वो करते हैं कृषि के अलावा। तो ग्रामीण समाज का जो एक प्रकार से जो आय का इनकम है वो कृषि है। समझ में आ गया। ये भी आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 8वां जो प्रश्न था ये इसको भी हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या उद्देश्य है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य क्या थे इसके बारे में बताना। तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के निम्न उद्देश्य थे, कुछ भागों से हमने बांटा हुआ है। 3 नंबर का प्रश्न है, 3 इसमें पॉइंट है। सबसे पहला है आपका मानव, देखिए क्या है, मानव जाति के सार्वभौम, मानव जाति का जो सार्वभौम मातृभाव का केंद्र बनाना, मानव जाति के सार्वभौम मातृभाव का केंद्र बनाना जो बिना जाति धर्म स्त्री पुरुष वर्ण क्या है, वर्ण या रंग के भेदभाव हो, वर्ण के क्या है भेदभाव हो। दूसरा है विविध धर्म दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, ये हो गया। तीसरा है हमारा प्रकृति के अज्ञात नियमों तथा मानव में क्या है अंतर्निहित शक्ति का बोध कराना। जो प्रकृति है इसमें अज्ञात जो नियम तथा जो मानव में अंतर्निहित शक्ति है इसका बोध कराना, ये भी हो गया। तो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने बता दिया है 9 नंबर प्रश्न में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्यारे स्टूडेंट वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। लिख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बैंक है या बुक है उसमें जो इसका जो प्रश्न का उत्तर होता है बड़े में दिया होता है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लेकर आया हूँ, इतना लिख देंगे 3 नंबर आपका सोशियोलॉजी में पक्का हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, पंचायती राज से क्या अभिप्राय है। जो आपका पंचायती राज है इससे क्या अभिप्राय है इसके बारे में बताना है। आंसर देखिए क्या है, पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों का शासन, इसका अभिप्राय 5 व्यक्तियों का जो शासन है इसका अभिप्राय पंचायतों द्वारा गाँवों का शासन करना है, पंचायतों द्वारा जो गाँव का शासन करना है जिससे गाँव का क्या है पुनर्निर्माण हो सके। ये पंचायती राज से अभिप्राय है, जैसा कि देख सकते हैं, समझ सकते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, हदबंदी अधिनियम से क्या प्रावधान है। जो आपका हदबंदी अधिनियम है इससे जो प्रावधान है या प्रावधान है ये क्या है। देखिए, इस कानून के अंतर्गत मैं दिखाना चाहूँगा आपको, इस कानून के अंतर्गत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा, एक विशिष्ट जो परिवार है इनके लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। जैसा कि आप देख सकते हैं पूछा क्या गया है प्रश्न कि हदबंदी अधिनियम में क्या प्रावधान है, वो यही प्रावधान है। जैसा कि देख सकते हैं इस कानून के अंतर्गत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय की जाती है और प्रत्येक क्षेत्र में जो हदबंदी है भूमि के प्रकार, उपज और अन्य किसी भी प्रकार के कारकों पर ही निर्भर रहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट। 11 नंबर जो प्रश्न था आपका ये भी हमने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए स्टूडेंट 12 नंबर प्रश्न है 12 कि वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति का क्या लक्ष्य था, इसके बारे में बताइए। जो वर्ष 1956 का औद्योगिक नीति का एक प्रकार से क्या लक्ष्य था, हमें बताना है। आंसर देखिए क्या है। औद्योगिक नीति लक्ष्य था, जो औद्योगिक नीति का लक्ष्य था, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार उत्पन्न करना, उद्योग का विकेंद्रीकरण करना तथा लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग को विकसित करना इत्यादि। ये 1956 में औद्योगिक नीति का क्या जो लक्षण था वो यही था, या लक्ष्य भी कह सकते हैं स्टूडेंट। ये लक्ष्य लिखा है, समझ में आ गया। 12 नंबर प्रश्न था, इसको हमने बता दिया है। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भूमंडलीकरण, जो भूमंडलीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में बताना है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है स्टूडेंट, लेकिन प्लीज़ आप लोग देखिएगा वीडियो, इस इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये मेहनत जो हम आप लोगों के ही लिए कर रहे हैं। हम तो पेपर देने नहीं जाएंगे या मैं इतना तैयारी कर रहा हूँ, हम आप लोगों की तैयारी के लिए कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर सोशियोलॉजी पर बनाइए, और जितने भी स्टूडेंट का कमेंट या मैसेज आता है हम उस पर वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करते हैं। खासकर स्टूडेंट बनाने में वीडियो ज़्यादा हमारा टाइम क्या है लगता है, इसलिए लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को समझने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। ये नहीं कि भैया देखा लिखा और बना दिया, ऐसा नहीं होता। ऐसे बनाने में लग जाते तो काफ़ी सारे टीचर्स होते। समझ में आ गया। तो देखिए 13 नंबर जो है कि भूमंडलीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कैसे अर्थ स्पष्ट करना है, देखिए भूमंडलीकरण का अर्थ संपूर्ण विश्व में सामाजिक आर्थिक संबंधों के विस्तार के, सामाजिक जो आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व के विभिन्न लोगों तथा क्षेत्रों के मध्य आत्मनिर्भरता में वृद्धि से है। यानी जो भूमंडलीकरण है, ऐसा इसका आंसर देख सकते हैं 4 लाइनों में है, छोटा लाइन है, 3 नंबर दे दिया जाएगा। वीडियो को रोक कर भी 13 नंबर प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। आकाशवाणी के, देखिए आकाशवाणी के कार्यक्रम में मुख्य रूप से किस प्रकार की चर्चा होती थी। आकाशवाणी के कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाचार, समसामयिकी विषय और विकास पर चर्चा होती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं आकाशवाणी के केंद्र से आप लोगों ने जो बाजा होती थी, जो टेलीविज़न या जो हमारा एक प्रकार से जो बाजाएं होती थी, अभी भी ग्रामीण इलाकों में है कि आकाशवाणी केंद्र से मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, कोई भी होता था ना तो वहीं से है। तो मुख्य रूप से जो चर्चा होती थी समाचार, समसामयिका विषय और विकास पर चर्चा होती थी। समझ में आ गया। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। वर्ग आधारित आंदोलन कौन से हैं। 15 नंबर हमारा आखिरी क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का। देखिए इस वीडियो का भी, वर्ग आधारित आंदोलन कौन से हैं बताइए। सबसे पहला आपका किसान आंदोलन, ये वर्ग आधारित आंदोलन है। दूसरा है कामगारों का आंदोलन। तीसरा आपका जाति आधारित आंदोलन। चौथा आपका दलित आंदोलन। 8वां है पिछड़े वर्ग एवं जातियों का आंदोलन। अब यही स्टूडेंट जो हमने 15 नंबर प्रश्न बताया है, अब यही प्रश्न आपका जो पूछ ले जाता लघु या दीर्घ में, तो इसके बारे में भैया आपको डिटेल में आंसर देना पड़ता। यानी जो किसान आंदोलन है, कामगार आंदोलन है, इसके बारे में आपको आंसर लिखना पड़ता है कि भैया किसान आंदोलन क्या होता है, कामगारों का आंदोलन क्या होता है, जाति आधारित आंदोलन क्या होता है, इसके बारे में आपको आंसर देना होता। वहाँ पर आपको नंबर भी दिए थे, लेकिन यहाँ पर ये अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है जिसके लिए 3 नंबर दिया जाएगा, और इतना ही लिख दिया 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा स्टूडेंट। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 15 जो हमारा सोशियोलॉजी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया है। और यहाँ पर देखिए सारे स्टूडेंट हमने जो 50 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है सोशियोलॉजी का, उसको भी बता दिया है। 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताया है जो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा स्टूडेंट। आपकी तैयारी में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर लीजिए स्टूडेंट। सो रहे हैं, अभी इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो भैया टहलने का समय जा चुका है। पेपर के बाद में जितना चाहिए उतना टहलिएगा, लेकिन अभी आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो तैयारी पर होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट पर आप तैयारी करना चाह रहे हैं स्टूडेंट। समझ में आ गया। तो ये क्लास 12 सोशियोलॉजी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें बता दिया। फ्री में जो PDF है कैसे मिलेगा ये भी हमने बता दिया है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।